कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपनी ई बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे काव्य गुण और काव्य दोष। हिंदी का अपना जो टॉपिक है काव्य गुण और काव्य दोष, विस्तार से हम समझेंगे। काव्य गुण, इसकी रीति क्या होती है, काव्य गुण कितने प्रकार के हैं, अलग अलग विद्वानों ने कितने काव्य गुण माने हैं, और फिर इनकी विशेषताएं, सामान्य विशेषताएं देखेंगे, फिर इनके उदाहरण देखेंगे और परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हम सब कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं काव्य गुण में, काव्य दोष और काव्य गुण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज काव्य के गुण। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि रस को काव्य की आत्मा माना गया है। रस जो होता है, अलग अलग काव्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या जो है वो 9 मानी है। मूल रूप से 9 रस हैं, फिर बाद में 2 और जोड़ दिए तो टोटल 11 हो गए, है ना। बाद में माधुर्य और भक्ति रस को जोड़ दिया गया। तो रस जो है वो काव्य की आत्मा है, ठीक है। जैसे कि रस के उत्कर्ष में जो सहायक तत्व होते हैं उन्हें हम काव्य के गुण कहते हैं। तो देखो काव्य के गुण होते क्या हैं कि भाई जो काव्य होता है उस काव्य में रस का उत्कर्ष करने वाले, रस को बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, जो गुण धर्म होते हैं, वो काव्य के गुण कहलाते हैं। तो पहली बात तो याद रखना है कि जो रस हैं ये काव्य की आत्मा है। अब आत्मा क्या है, जैसे मान लीजिए देखिए कि जिस प्रकार आत्मा के अनेक गुण या धर्म होते हैं। आत्मा के गुण या धर्म क्या होते हैं, जैसे शूरता, जैसे वीरता, जैसे कायरता, है ना। जैसे इस प्रकार के जो जो गुण हैं, धर्म हैं, ये आत्मा के धर्म हैं, आत्मा के गुण हैं। उसी प्रकार रस के अनेक गुण जो है वो कहे जाते हैं। और ये गुण जो होते हैं, ये गुण जो है रस के, ये काव्य के उत्कर्ष को बढ़ाते हैं, है ना। ये काव्य की जो काव्य का जो मूल भाव होता है उसको यहाँ पे दर्शाते हैं। यह काव्य के नित्य धर्म होकर रस का उत्कर्ष बढ़ाते हैं और काव्य के प्रयोग से, गुण के प्रयोग से काव्य की सरसता में वृद्धि होती है और गुण का अभाव काव्य में दोष उत्पन्न करता है। तो दोष को अपन अलग से पढ़ेंगे, पर बात यह है कि अगर किसी काव्य में रस का अभाव है तो वहाँ पे काव्य का दोष उत्पन्न हो जाता है। और काव्य के कई सारे अलग अलग दोष होते हैं, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको अभी तक समझ में आया होगा कि जो काव्य होता है ना, उस काव्य में रस का उत्कर्ष करने वाले जो गुणधर्म होते हैं वो काव्य के गुण माने जाते हैं। अब गुणहीन जो काव्य होता है वो अधम कोटि का काव्य माना जाता है। अब देखिए रीति की बात करते हैं कि रीति क्या होती है। तो रीति क्या है, एक विशेष प्रकार की पद रचना होती है, क्योंकि अलग अलग जो गुण होते हैं काव्य के वो अलग अलग रीति में लिखे जाते हैं। तो आचार्य बामन के अनुसार विशेष प्रकार की पद रचना होती है, उसे रीति कहते हैं। और यह रीति गुण पर आश्रित होती है। जैसे कि ओज गुण है तो उसकी अलग रीति रहेगी, प्रसाद गुण है तो उसकी अलग रीति रहेगी। तो यहाँ पे देखिए आचार्य विश्वनाथ ने भी पदों के संयोजन या संगठन को रीति कहा है। तो ये पद रचना, पदों का संयोजन और पदों का संगठन, पद का संगठन, ये एक ही बात है। तो ये तीनों, ये मतलब ये जो प्रकार की एक विशेष प्रकार की जो रचना होती है, पद का मतलब होता है पंक्ति। तो पंक्ति की रचना का एक प्रकार होता है, रचना जिस तरीके से लिखी जाती है उसे रीति कहते हैं। अब अलग अलग गुणों की अलग अलग रीति है। और यहाँ पे देखेंगे कि जैसे माधुर्य गुण है, तो माधुर्य गुण की जो रीति है वो वैदर्भी रीति है। विदर्भ प्रदेश में ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, इसलिए ये वैदर्भी रीति है। प्रसाद गुण की जो रीति है वो पांचाली रीति है। और ओज गुण की जो रीति है वो गौड़ रीति है। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे ओज गुण होता है तो उसमें कठोर वर्णों का प्रयोग होता है। प्रसाद गुण है तो इसमें कोमल वर्णों का प्रयोग होता है। माधुर्य गुण है तो इसमें भी जो कोमल और मधुर जो वर्ण होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। अब अलग अलग विद्वानों ने जो है अलग अलग गुण माने हैं। भरत मुनि और दंडी, आचार्य भरत मुनि और आचार्य दंडी, इन दोनों ने काव्य के 10 गुण माने हैं। बच्चों यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि आचार्य भरत मुनि ने कितने गुण माने हैं, आचार्य दंडी ने कितने गुण माने हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, तो आपको केवल संख्या याद रखनी है, गुणों का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। पर छोटा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, अति लघुतरात्मक प्रश्न बन सकता है, रिक्त स्थान का प्रश्न बन सकता है। तो आचार्य भरत मुनि और आचार्य दंडी ने गुणों की संख्या 10 मानी है। और वे इस प्रकार हैं: श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सौकुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि। तो ये 10 गुण जो है वो माने गए हैं।
आचार्य मम्मट ने ये जो अपना इनका जो ग्रंथ है काव्य प्रकाश, इसमें इन समस्त गुणों का समाहार 3 गुणों में किया है, और वो 3 गुण हैं माधुर्य गुण एक, दूसरा है प्रसाद गुण और तीसरा है ओज गुण। तो हम अब पढ़ेंगे जो कि अपने जो सिलेबस में हम पढ़ेंगे वो 3 गुण पढ़ने हैं। हमें माधुर्य गुण पढ़ना है, हमें प्रसाद गुण पढ़ना है और हमें ओज गुण पढ़ना है। तो अब हम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे माधुर्य गुण कि भाई माधुर्य गुण क्या होता है, माधुर्य गुण किसे कहते हैं। तो देखो, माधुर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मधुरता, माधुर्य, मधुरता। मधुरता कैसा मधुर, मधुरता मतलब मधुर से भरा हुआ, मिठास से भरा हुआ, शहद जैसा मीठा। तो ऐसा कोई काव्य, ऐसी काव्य पंक्ति जो हमें हमारे कानों को मीठी लगे, हमारे हृदय को आनंदित करे, तो वो हमें उसमें जो है वो माधुर्य गुण होता है। कि जिस गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है उसे माधुर्य गुण कहते हैं। ठीक है, देखो माधुर्य गुण वाली जो रचना है उस रचना के पठन या श्रवण से, पठन माने जो पाठक अगर कोई पढ़ता है, काव्य पंक्ति अगर पढ़ता है, और श्रवण का मतलब होता है श्रोता, जो अगर ऐसी कोई काव्य पंक्ति सुनता है, तो पढ़ने वाले और सुनने वाले पाठक या श्रोता के मन या चित्त को द्रवित, अगर उसका मन या चित्त द्रवित हो उठे, है ना, आनंदित हो उठे, तो उसका वो जो वहाँ पे वो आनंदमय हो जाता है, तो वहाँ पे माधुर्य गुण होता है। अर्थात अंतकरण को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल मधुर वर्ण से युक्त रचना जो होती है वहाँ माधुर्य गुण होता है। आह्लाद जो है ये माधुर्य गुण का प्रमुख भाव है, इसे याद रखिएगा। आह्लाद जो है ये माधुर्य गुण का प्रमुख भाव है। अब इसकी सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं, तो जो माधुर्य गुण होता है उस माधुर्य गुण में समास रहित का मतलब कि बड़े बड़े वाक्य प्रयोग नहीं किए जाते हैं, छोटे छोटे वाक्य प्रयोग किए जाते हैं। तो समास रहित, मधुर और कोमल शब्दावली का प्रयोग होता है। इसमें कठोर वर्णों का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि मधुर वर्णों का प्रयोग होता है। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इसमें कोमल वर्ण जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया। क वर्ग से तात्पर्य जैसे क ख ग घ, च वर्ग से तात्पर्य च छ ज झ, ये उसका वर्ग कहलाता है पूरा, है ना। प वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, य र ल व हो गया। तो इन सभी का प्रयोग किया जाता है, मतलब केवल ट वर्ग को छोड़ के, यानी ट ठ ड ढ ण। तो ये जो है ना ये कठोर वर्ण माने जाते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि क ट वर्ग तथा लंबे सामासिक पदों का प्रयोग नहीं होता है, मतलब कि समास रहित यानी छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होता है। तो लंबे सामासिक पदों का प्रयोग नहीं होता है, और दूसरा कठोर वर्णों का प्रयोग इसमें नहीं होता है, यानी ट वर्ण का प्रयोग इसमें नहीं होता है। रीति की बात करें, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसकी रीति जो है माधुर्य गुण की रीति है वो वैदर्भी रीति है। चूंकि यह विदर्भ देश के कवियों की रीति है, इसलिए ये जो वैदर्भी रीति इसे कहते हैं। दंडी ने इसको सभी गुणों के लिए उपयुक्त माना है, और यह उपनागरिका वृत्ति से संबंधित है, मतलब कोमल वर्णों का प्रयोग इसमें किया जाता है। देखो अब हम उदाहरण देखेंगे। एक्चुअली आपको होता क्या, परीक्षा में आपको या तो इसकी परिभाषा पूछी जाएगी या इसके बारे में छोटे छोटे प्रश्न बना दिए जाएंगे कि इसमें किस प्रकार के वर्णों का प्रयोग होता है, किस प्रकार इसकी विशेषता क्या है। जैसे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग नहीं होता है, ट वर्ग जो है जिसमें कठोर जो वर्ण होते हैं वो उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो या फिर इसमें पूछा जा सकता है कि भाई इसका जो भाव क्या है, स्थायी भाव क्या है। जैसे हमने अभी पढ़ा था आह्लाद जो है आह्लाद वो इसका स्थायी भाव है माधुर्य गुण का, और इसका शाब्दिक अर्थ हमने देख लिया मधुरता। अब इसका एक उदाहरण पूछा जा सकता है कि भाई इसका एक उदाहरण बताइए। तो आप ये 2 उदाहरण, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण मैंने लिए, बहुत ही सरल भी हैं ताकि इजीली आपको याद भी हो जाएंगे। आप इन्हें याद रख लीजिए और आपको इन्हें लिखना है। मैं बता दूं आपको, मैं इसका थोड़ा अर्थ भी आपको अभी करके बताऊंगा ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें। मैं ये बता रहा हूँ कि पूरा जो PDF है इसकी, ये आपको हमारे ऐप में मिलेगी। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। वहाँ पर हमने कंप्लीट कोर्सेज बना रखे हैं, जैसे हिंदी साहित्य का कोर्स, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी का। वहाँ पर आपको हमारे पूरे कोर्सेज मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज आपको लेटेस्ट जो सिलेबस है उस सिलेबस और पैटर्न के अकॉर्डिंग PDF मिलेगी, वीडियोज़ मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। वहाँ पर
आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे और मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी हमारे ऐप में। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और हमारा एक नंबर है, उस नंबर को भी नोट कर लीजिए। आप हमें उस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो नंबर है मेरा 9079622989। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा आगे। देखो उदाहरण हम यहाँ पे देखना है। तो पहला उदाहरण क्या लिखा हुआ है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भौनी हंसे दैन कहे नट जाए। अब देखिए कृष्ण की मुरली को जब गोपियाँ चुरा लेती हैं, उसे छुपा लेती हैं, तो चूंकि वो इसलिए ताकि वो कृष्ण, इस बहाने कृष्ण उनसे बात करेगा। तो बात करने के बहाने है ना, बतरस का मतलब होता है बात करने के लालच में लाल की यानी कृष्ण की मुरली को छुपा लिया जाता है। सो करे का मतलब जैसे कसम खाना कि नहीं नहीं हमने नहीं ली। भौनी हंसे, इशारों में हंसना, और जब देने का कहे तो नट जाती नहीं नहीं हमने तो नहीं ली। और दूसरा उदाहरण देखिए कि नयन उन्नय है निष्ठुर कहते, पर इनसे जब आंसू बहते, सदै हृदय वह कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब क्या होता है कि भगवान बुद्ध जब गृह त्याग करके वनवास चले जाते हैं, और उनकी पत्नी जब उठती है तो वह देखती है कि भगवान बुद्ध वहाँ नहीं होते हैं। तो वो अपनी सखी से फिर अपने भाव व्यक्त करते हुए सखी से कहती है कि हे सखी, नयन उन्नय निष्ठुर कहते, वो निष्ठुर हैं, है ना, निर्दयी हैं, पर इनसे जब आंसू बहते, लेकिन अपने पति का थोड़ा पक्ष भी लेते हुए उसका थोड़ा पक्ष ले रही है कि जिस तरीके से वो यहाँ से गए, अगर वो मुझसे कह के जाते तो इन आंखों में आंसू नहीं देख पाते। वो मेरे आंखों में आंसू नहीं देख पाते, मैं उन्हें नहीं जाने देती, रोकती, और फिर भी चले जाते तो मैं रोती, मेरे आंखों से आंसू बहते, तो शायद वो इन आंसुओं को सहन नहीं कर पाते। सदै हृदय वे कैसे सहते, वो दयालु हैं, वो सहृदय हैं, तो वो इन आंसुओं को नहीं सह पाते, गए तरस ही खाते, उन्हें तरस आ जाता मुझ पर, इसलिए, लेकिन फिर भी सखी वो एक बार मुझसे कह के जाते तो ठीक रहता। तो देखो ये छोटे छोटे दो उदाहरण हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये तो हुआ माधुर्य गुण, और इसी तरीके से हम पढ़ेंगे प्रसाद गुण, हम पढ़ेंगे ओज गुण, और फिर इनके प्रश्न उत्तर भी करेंगे, किस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।